Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। आज की जो क्लास होने वाली है ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे एस्पायरेंट की डिमांड पे ये मैंने क्लास लाई है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 MCQs ऑन जनरल इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट। व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे एस्पायरेंट मैसेज कर रहे थे कि सर इस पे एक वीडियो बनाइए। ये आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और क्लास को लास्ट तक देखना। क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। हम एमसीक्यूज़ भी देखेंगे और देखेंगे कि आपको इस टॉपिक में एक्चुअल में पढ़ना क्या होता है, ठीक है। बाकी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियाज़ फॉरेस्ट जो है अगर इनकी बात करें तो फेस सेवरल सिग्निफिकेंट चैलेंज दैट इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी, जिसका इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पे पड़ता है, लोकल कम्युनिटीज़ पे पड़ता है एंड द ओवरऑल जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उस पे पड़ता है। अब कुछ प्राइमरी इश्यूज़ हैं जो आपने पढ़ने हैं, जो इसके रिलेटेड हैं, टॉपिक के रिलेटेड हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें जो हमारे पास फॉरेस्ट रिलेटेड इशू होते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास डिफोरेस्टेशन एक मेजर काज है इसका। देखिए, जो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, लॉगिंग, माइनिंग एंड अर्बन एक्सपेंशंस लेड्स टू हैबिटेट लॉस। इससे क्या हो जाता है, हैबिटेट लॉस हो सकती हैं एंड फ्रेगमेंटेशन, और ये अफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, है ना। एंड कंट्रीब्यूट किस में करता है, क्लाइमेट चेंज में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये डिफोरेस्टेशन है ना, ये एक हमारे पास अगर हम बात करें एक मेजर काज है, ठीक है, मेजर इशू है फॉरेस्ट के रिलेटेड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाना टिम्बर का, फ्यूल वुड का या अदर जितने भी हमारे पास जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इससे क्या होता है जो हमारे पास रिजल्ट आता है, डिटोरिएशन हो जाती है फॉरेस्ट क्वालिटी की और हेल्थ की। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन की बात करें अलॉन्ग विद पोचिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की वजह से क्या होता है ना, थ्रीटन इंडियाज डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। इससे जो हमारे पास इंडिया के फ्लोरा हैं, चाहे हम प्लांट की बात करें या फौना की बात करें, उस पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, असर पड़ता है। और इंक्लूडिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जितनी, जैसे टाइगर की बात करें, एलिफेंट की बात करें, है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज भी एक यहाँ पे इशू है। फॉरेस्ट प्ले क्रूशियल रोल इन कार्बन, जो हमारे पास सिक्वेस्ट्रेशन है एंड देयर डिग्रेडेशन है, इसमें वो कंट्रीब्यूट करते हैं, इंक्रीज करते हैं किस में। देखें, जो कार्बन हमारे पास होगा उसकी जो इंक्रीज हमारे पास कंट्रीब्यूशन की वजह से ये कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा। फिर कन्वर्सली क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ अफेक्ट करेगा फॉरेस्ट हेल्थ को थ्रू अल्टर्ड वेदर पैटर्न की वजह से। तो क्लाइमेट चेंज भी एक इसमें इशू है, ठीक है। उसके बाद इन्वेसिव स्पीशीज़ भी एक इसका हमारे पास इशू है। जैसे कि जो स्प्रेड होती हैं नॉन नेटिव स्पीशीज़ कैन लेड टू सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। उनकी वजह से क्या क्रिएट होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जो अफेक्टिंग करती हैं किसको, नेटिव बायोडाइवर्सिटी को एंड फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी को, ठीक। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास फॉरेस्ट फायर भी एक इशू होता है। क्या होता है, फॉरेस्ट फायर। अभी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कि किस तरह के आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पहले आप ये देख लें, फॉरेस्ट फायर की बात करें, नेचुरल एंड ह्यूमन जो हमारे पास इंड्यूस्ड फायर काज ये सिग्निफिकेंट डैमेज टू फॉरेस्ट अफेक्टिंग देयर एबिलिटी टू रीजनरेट एंड सस्टेन वाइल्ड लाइफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपेंड इन टू फॉरेस्ट एरिया, जैसे ही अगर हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो एक्सपेंड होगी फॉरेस्ट एरियाज में, तो कन्फ्लिक्ट्स होगा, राइज ओवर लैंड यूज एंड एनिमल अटैक्स ऑन पीपल और लाइफ स्टॉक, और कम्प्लिकेटिंग जो कंजर्वेशन होगा, एफेक्ट्स होगा इसमें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यानी कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भी एक इसका इशू है, फॉरेस्ट फायर भी है, ठीक है। ओके, उसके बाद ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट भी एक यहाँ पे कारण हो सकता है। अगर हम बात करें इंडिजीनियस जो ट्राइब्स हैं जो डिपेंड करती हैं फॉरेस्ट पे जिनका डिपेंड होता है अपने लिवलीहुड्स के लिए, या ओवन डिस्प्ले ड्यू टू कन्वर्शन, जो हमारे पास कंजर्वेशन पॉलिसीज़ की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स या अदर जितने भी लैंड यूजेज हैं ये लीडिंग करते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिसरप्शंस को, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स भी हैं, जैसे इनकन्सिस्टेंसीज एंड इन जो हमारे पास एडिक्वेसीज होती हैं इन फॉरेस्ट गवर्नेंस में, इंक्लूडिंग करप्शन की बात करें, इनसफिशेंट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज की, हैम्पर इफेक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट की एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये भी एक इसका इशू है। उसके बाद अगर हम बात करें, मैं आपको मोटा मोटा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप में एक्चुअल में इसमें पढ़ना क्या होता है। फिर अगर हम बात करें रिसोर्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाना,
अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज सच एज वाटर की बात करें, मिनरल की बात करें, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की, ये स्ट्रेसेस करते हैं इकोसिस्टम को, ये एक कारण है। फिर लैंड यूज़ कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है। द कंपीटिंग जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग एंड कंजर्वेशन लेड्स टू कन्फ्लिक्ट्स दैट ऑफन प्रायोरिटाइज शॉर्ट टर्म गेन्स ओवर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो मतलब लैंड यूज़ कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। ये चैलेंजेस जो हैं, दीज चैलेंजेस रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड ऑफ एफर्ट्स बिटवीन गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज़, एनजीओज एंड जो हमारे पास इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं कि वो प्रमोट करें सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। तो ये कुछ मैंने आपको अभी पॉइंट बताए हैं कि इसके रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं, तो आपने ये नोट भी किए होंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, इन्वेसिव स्पीशीज़, फिर हमारे पास फॉरेस्ट फायर का होना, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट का होना, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, रिसोर्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, लैंड यूज़ कन्फ्लिक्ट। तो ये चीज़ें थी इसमें। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। डियर एस्पिरेंट्स, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ एन एरिया कॉल्ड, कि क्या कहलाता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ एन एरिया कॉल्ड। ऑप्शन है एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। डिफोरेस्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ एन एरिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल जो होता है हमारे पास फॉरेस्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर्स ऑफ एन एरिया दैट इज़ द कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड वंस इज नोन एज डिफोरेस्टेशन। तो ये किस नाम से जाना जाता है, हमारे पास डिफोरेस्टेशन के नाम से। ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं लगभग डियर एस्पिरेंट्स, तो 40% ऑफ फॉरेस्ट जो है इन द ट्रॉपिक्स में वो कंपेयर किए जाते हैं, 1% इन द टेम्परेट रीजन हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू दिस। तो इसकी वजह से वो लास्ट हो चुके हैं। किसकी वजह से, मैंने कहा डिफोरेस्टेशन की वजह से। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ एन एरिया कॉल्ड, तो उसे हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द फार्मर्स कट डाउन द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट एंड बर्न द प्लांट रिमेन्स। कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो कट डाउन कर देते हैं ट्रीज जो होते हैं फॉरेस्ट के, और उनको जला देते हैं, एंड बर्न द प्लांट्स रिमेन्स, और जो बचे हुए प्लांट्स होते हैं उनको जला देते हैं। इसको क्या कहते हैं, रूम कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन, एफोरेस्टेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स, तो इसे जूम कल्टीवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जूम कल्टीवेशन। देखें, जूम कल्टीवेशन इज द प्रोसेस इन विच फार्मर्स कट डाउन द ट्रीज ऑफ ए फॉरेस्ट एंड बर्न द प्लांट्स रिमेन। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और दिस प्रैक्टिस इज कॉमनली फॉलोड बाय इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसा होता है, साउथ ईस्ट एशिया में होता है, और पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में ऐसा देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करें डियर एस्पिरेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीग्रोइंग ए फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट वाज कट डाउन इन द पास्ट कॉल्ड। कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीग्रोइंग ऑफ ए फॉरेस्ट, के फॉरेस्ट को रीग्रोइंग करना जो एक बार एग्जिस्ट हो चुका था बट वाज कट डाउन इन द पास्ट, मतलब कि वो पास्ट में उसको कट डाउन भी किया गया था। तो ये क्या कहलाएगा, डिफोरेस्टेशन, जूम कल्टीवेशन, रीफोरेस्टेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है रीफोरेस्टेशन। क्या है, रीफोरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग ए फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट वाज रिमूव्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने याद रखना है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया, फॉर व्हाट रीजन वाज द चिपकू मूवमेंट लॉन्च्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फॉर व्हाट रीजन वाज द चिपकू मूवमेंट लॉन्च्ड। तो डियर एस्पिरेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमंस, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। तो इसकी जब हम बात करते हैं चिपकू मूवमेंट की, तो चिपकू मूवमेंट क्या है, वाज ए नॉन वायोलेंट सोशल एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट है, जो हमारे पास रूरल विलेज जो हमारे पास थे उनने लॉन्च की थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। और इट वाज डन इन 1974 इन द जो हमारे पास गढ़वाल हिमालयाज का एरिया है वहाँ पे। तो ये आपने याद रखना है इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो हमारे पास चिपकू मूवमेंट है ये हमारे पास किसके लिए लॉन्च की गई, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर एस्पिरेंट्स, हमारे पास यहाँ पे पूछा गया, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज़ नोन एज, कि जब आप
कट करते हैं ट्रीज़ को लार्ज स्केल पे, तो वो किस नाम से जाना जाता है? डिफॉरेस्टेशन के नाम से, रिफॉरेस्टेशन के नाम से, एफॉरेस्टेशन के नाम से, नन ऑफ द अबव। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। किस नाम से जाना जाता है? ये डिफॉरेस्टेशन के नाम से जाना जाता है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेज द, ये किसको डिक्रीज करते हैं? सॉइल इरोजन को, ग्लोबल वार्मिंग को, ड्रॉट्स को, या फिर रेनफॉल को? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रेनफॉल। ठीक है। द रूट्स ऑफ ट्रीज जो होती हैं वो होल्ड करती हैं साइल को टाइटली, और व्हेन ट्रीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द साइल, देखें जब ट्रीज को रिमूव किया जाता है साइल से तो साइल बिकम्स लूज, तो ये क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। एंड द सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स इंक्रीज टू मैनी फोल्ड्स, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन हैज़ ए मेजर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड द वाटर साइकिल विच लेड्स टू डिक्रीज इन रेनफॉल, ये आपने याद रखना है इसके बारे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया आपसे, एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर इज नोन एज, कोई जो एक्सटेंसिव प्लांटिंग होती है ट्रीज़ की इंक्रीज करने के लिए फॉरेस्ट कवर को, ये किस नाम से जाना जाता है? एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री? तो इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। तो ये एफॉरेस्टेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया यहाँ पे, व्हाई इज़ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट डिक्लाइनिंग रैपिडली, कि क्यों हमारे पास जो बायोलॉजिकल वेल्थ है हमारे प्लेनेट की, ये डिक्लाइन हो रही है बहुत तेज़ी के साथ, एनिमल एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, प्लांट एक्टिविटीज़ की वजह से, या इकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से? तो डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास वेल्थ है हमारे प्लेनेट की वो डिक्लाइन हो रही है बहुत तेज़ी के साथ। ठीक है। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड डिक्लाइन इन द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट, और दिस इज द रिजल्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, पोचिंग, पोल्यूशन एटसेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हु गिव्स द रेड लिस्ट, ये रेड लिस्ट कौन देता है? NSS, IUCN, WHO, NCC? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, IUCN। जब IUCN की हम बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की फुल एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती है। ये रेड लिस्ट को देती है, इशू करती है, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स द थ्रेटेंड स्पीशीज़ के डॉक्यूमेंट्स को बताती है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं वो जानी जाती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन, वो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है रिसेंट एक्सटिंक्शन की? डायनासोर्स, या फिर एक्योपेट्रिक्स, या फिर डूडो, या फिर मैमुथ? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स डूडो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूडो क्या है? एक नेटिव फ्लाइटलेस बर्ड है मॉरिशस का, ये एक एग्जांपल है रिसेंट एक्सटेंशन की, और ऑल 3 स्पीशीज ऑफ डूडोज वर एक्सटिंक्ट बाय 1719, और अगर हम बात करते हैं 90, और इट बिकेम्स एक्सटिंक्ट ड्यू टू मास किलिंग्स ऑफ ह्यूमन। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया, व्हाट डज द इवल क्वार्टेट डिस्क्राइब, ये इवल क्वार्टेट किसको डिस्क्राइब करता है? एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज, द डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज, या मास एक्सटिंक्शन, या फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, द इवल क्वार्टेट जो है ये एक सब्रिक्यूट है जो यूज़ करती है डिस्क्राइब करने के लिए रीजन्स फॉर द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ स्पीशीज़ के लिए। किसको डिस्क्राइब करती है? रीजन्स फॉर द डिक्लाइन इन नंबर ऑफ स्पीशीज़। जो 4 रीजन्स हैं इंक्लूड लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का होना स्पीशीज़ का, इन्वेजन ऑफ एलियन यानी न्यू स्पीशीज़ का, एंड को एक्सटिंक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में, तो ये आपने याद रखना है। ओके, बाकी क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काज ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सा जो है ग्लोबल वार्मिंग को काज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम बात करते हैं, लगभग 75% जो सोलर एनर्जी है वो रीचिंग करती है, जब अर्थ पे पहुंचती है तो वो ऑब्जर्व की जाती है किसके थ्रू? अर्थ सरफेस के थ्रू, और रेस्ट ऑफ द हीट जो है वो रेडिएट हो जाती है बैक टू द एटमॉस्फेयर में, ये आपको पता होना चाहिए। और सम ऑफ द हीट जो होती है वो ट्रैप्ड होती है ग्रीन हाउस गैसेज से, वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, विच इज रिलीज बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर था जो लगभग हमारे पास ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है ग्लोबल वार्मिंग को काज करने का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCC विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग कन्वेंशन? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कंटिन्यूस इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, मेनी कंट्रीज हैव साइंड ए कन्वेंशन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC। ये आपने याद रखना है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की भी बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे एस्पायरेंट मैसेज कर रहे थे कि सर आप हमारे मॉक टेस्ट भी लाएँ यहाँ पे। अब बात यह है कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, इतना टाइम तो नहीं होता कि मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना। आपको पता है, अगर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम प्रिपेयर करेंगे तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, और उसको आपको पता है प्रॉपर वे से फिर क्वेश्चन को सेटअप भी करना होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम आपके लिए मॉक टेस्ट लाएंगे। काफ़ी सारे एस्पायरेंट मैसेज कर रहे थे हमें, तो ये है कि आपको 5 मॉक टेस्ट जो हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको वो मिलेंगे कब? वो आपको मिलेंगे 10 से, मतलब 10 से पहले पहले 8 या 10 तक मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको 50 रुपीज़ पे करने हैं। अब मसला क्या है ना, ये जो 50 रुपीज़ है ना, ये हमने किसको देने हैं? जैसे कि जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला है ना, मतलब क्वेश्चन मैंने देने हैं दूसरे आदमी को और उसने फ्रेम करने हैं, तो उसका चार्ज होगा सिर्फ 50 रुपीज़। बाकी आपको जो हम यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कोई भी पेमेंट आपको नहीं देनी है। सिर्फ ये 50 रुपीज़ के लिए ये आपने पे करने हैं, ताकि हम आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको दे पाएँ। बाकी कोई इशू नहीं है, आप वो मॉक टेस्ट लगाएंगे, और आपको वो मॉक टेस्ट पता है कैसे लगाने हैं? वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आप मैसेज करेंगे हमें, तो वो आपको 5 PDF मिलेंगी, ठीक है, और आंसर की भी आपको मिलेंगी। लेकिन आपने क्या करना है, उन 5 मॉक टेस्ट को, जैसे कि एग्ज़ाम में आपको बैठना है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मिनट होते हैं, वैसे ही घर बैठ के आराम से उनको करना है, उनका प्रिंट निकाल के, ठीक है। वो 5 मॉक टेस्ट होंगे और 10 रुपीज़ का एक मॉक टेस्ट आपको पड़ेगा, बहुत ही एक जेन्युइन प्राइस में, ठीक है, ताकि आप उनको अवेल कर सकें। क्योंकि मुझे पता है हर एक के पास 50 रुपीज़ भी नहीं होते, हमें पता है, हम भी इस ऐसे दौर से गुजरे हैं, ठीक है। चलिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 14। जो भी इंटरेस्टेड होगा वो हमें मैसेज कर लेना। बाकी इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंथ्रोपोजेनिक रेडिएटिव फोर्सिंग ऑफ क्लाइमेट? और जो हमारे पास यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर ये वाला है, इस पे आपने मैसेज करना है। लिंक आपको टेलीग्राम का भी मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में PDF के लिए, ठीक है। चलें, डियर एक्सपीरियंस, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंथ्रोपोजेनिक रेडिएटिव फोर्सिंग ऑफ क्लाइमेट? अब देखें, एरोसेल, सीमेंट, पेपर, ग्लास। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एरोसेल्स रिप्रेजेंट्स एन इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक रेडियो एक्टिव फोर्सिंग ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और हाँ, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा जो आपका सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 15, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC और FCC, यानी CCC इज आल्सो नोन एज क्योटो प्रोटोकॉल, वीना कन्वेंशन, अर्थ समिट, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है यहाँ पे। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल ऑपरेशनलाइजेज द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बाई कमिटिंग industrialized countries and economies in tradition to limit and reduce greenhouse gases GHG emission in accordance with agreed individual जो हमारे पास टारगेट्स हैं। तो ये आपने याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP टुक प्लेस? ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया हुआ था, जो SI का एग्जाम था, लेकिन ये आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, तो ये क्वेश्चन भी वहाँ भी आने के चांसेस है। अप्रैल 1995 इन बर्लिन जर्मनी, या जून 1992 इन पेरिस फ्रांस, या अगस्त 1997 इन क्योटो जापान, या फिर दिसंबर 1995 इन जेनीवा स्विट्जरलैंड? तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है द फर्स्ट COP मीटिंग वाज हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी इन मार्च 1995। ओके, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मीन्स? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? द ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस बट कंस्टेंट, या फिर मैनी ईयर्स टू अकम्प्लिश, या फिर इट इज़ नेसेसरी दैट केयर शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डैमेज, या ऑल ऑफ दी अबव? तो सिंपल सा इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया, फायर कैन बी रिड्यूस बाय रिमूविंग? जो फायर है ये किस तरह से रिड्यूस हो सकते हैं? क्या रिमूव करके? ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, एनी ऑफ द अबव? तो इस क्वेश्चन का आंसर है एनी ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर पे भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, वो भी आपने पढ़ना है। व्हाट इज कॉल्ड फॉर एनी इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ दैट रिजल्ट इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन कल्चर लाइफ और ऑन द एनवायरनमेंट?
ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंट्रैक्शंस, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ सर्विस, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एडजस्टमेंट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। ये आपने याद रखना है, जो इंट्रैक्शन होता है ह्यूमंस के बीच में एंड वाइल्ड लाइफ के बीच में, जो रिजल्ट आता है इन नेगेटिव इंपैक्ट ऑन कल्चर लाइफ और द इन्वायरमेंट पे, वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये डेफिनेशन जो दी गई है हमारे पास, ये दी है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF ने। ये एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड फंड्स फॉर नेचर। ओके, द कन्फ्लिक्ट्स टेक मैनी जो फॉर्म्स रेंजिंग फ्रॉम लॉस ऑफ लाइफ और इंजरी टू ह्यूमंस एंड एनिमल कंपटीशन फॉर स्केयर। तो ये आपने याद रखना है। Human wildlife conflicts occurs when growing human populations overlaps with established wildlife territory। तो ये आपने याद रखिए कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है ये कब अक्कर करता है, जब ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन ओवरलैप करती है एस्टेब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ टेरिटरी के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर नोटेबल मैन ईटर्स, लेपर्ड या फिर टाइगर, बियर, लॉयन। ये किसके लिए जाना जाता है? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया सिंपल में कि जो हमारे पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये फेमस किसके लिए है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और इन दिस नेशनल पार्क लेपर्ड ऑफ पेनर, लेपर्ड ऑफ जो हमारे पास रुद्रप्रयाग एंड लेपर्ड ऑफ मुलर वैली हैं, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। हैव क्लेम्ड थाउजेंड ऑफ ह्यूमंस एंड कैटल्स। तो ये आपने याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वे टू रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। इनमें से कौन सा एक ऐसा वे है जिससे रिड्यूस किया जा सकता है ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को? किलिंग ऑल वाइल्ड एनिमल्स, या शिफ्टिंग ऑल द वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम नेचुरल फॉरेस्ट टू जू, या यूज़ ऑफ स्ट्रोब लाइट्स, या किल द एनिमल्स व्हेन दे इन्वेड आउटसाइड द फॉरेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्ट्रोब लाइट। देखिए ऑप्शन नंबर सी, यूज़ ऑफ स्ट्रोब लाइट। स्ट्रोब लाइट्स हेल्प टू स्क्योर ऑफ डिस्ट्रैक्टिव नॉक्टर्नल वाइल्ड लाइफ। ओके, व्हेन नॉक्टर्नल हैव बीन शोड टू अवॉइड सच लाइट सिग्नल्स। ठीक है, और हाफ स्ट्रोब लाइट एंड हाफ मोशन सेंसर, द मशीन्स फ्लैश बीम्स ऑफ लाइट रेंडमली इन ऑल डायरेक्शन टू मिमिक फार्मर्स विद द फ्लैश लाइट। तो मतलब कहने का मतलब है जो स्ट्रोब लाइट होती हैं ये हमारे पास हेल्प करती हैं किस में? ये एक वे है टू रिड्यूस करने का ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर थ्रेट फॉर बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा एक मेजर थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए? रिडक्शन इन द कटिंग ऑफ ट्रीज, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रीज, क्लाइमेट चेंज, बैलेंस इन द प्रीडेटर एंड प्रे इन फॉरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेट चेंज जो है ये वन ऑफ द मेजर थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर क्लाइमेट क्या एक मेजर फैक्टर है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज अक्रॉस द ग्लोब। क्लाइमेट चेंज फोर्सेस देम टू एडजस्ट, बट मैनी आर नॉट एबल टू एडजस्ट इन दैट कॉज देम टू डाई। तो आपने यही याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेट चेंज जो है ये एक मेजर थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए। और डियर एस्पिरेंट्स, ये बात कि अगर आपने जम्मू कश्मीर की जीके पढ़नी है, पूरी प्लेलिस्ट हमारी जो है यहाँ पे आप चेक करना, जीएस वाली जो प्लेलिस्ट है, सारे लेक्चर जम्मू कश्मीर के मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और बड़े ही अच्छे से किए हैं। आप अगर उन लेक्चर्स को देखोगे एमसीक्यूज़ के साथ, मैंने 70 और 50 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो लाई है वो एक्सप्लेनेशन के साथ लाई है, और 100 की भी लाई है, वो आपने चेक करनी है जाके। बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, वो आप देख लेना, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प आएगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? अप्रैल 21 को, मई 21 को, मार्च 21 को, जून 21 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स, एवरी ईयर वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज ऑब्जर्व ऑन 1 मार्च है। ठीक है, मार्च 21 को होता है। ठीक है, मार्च 21 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, द स्कोच्ड अर्थ फॉलोड बाय पॉलिसी वाज डच इन जावा, जापानीज जावा, फ्रेंच इन वियतनाम, या फिर ब्रिटिश इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इट वाज ए पॉलिसी फॉलोड बाय द डच ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अंडर द पॉलिसी द डच डिस्ट्रॉयड, जो हमारे पास किसको डिस्ट्रॉय किया इन्होंने? सेमिल्स एंड बर्न्ट ह्यूज पोल्स ऑफ ग्रांट टीक लॉग्स सो दे वुड नॉट फॉल इनटू जापानीज हैंड्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास, यहाँ पे डच इन जावा में जो थे, यहाँ पे इन्होंने इस पॉलिसी को फॉलोड किया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया 25, हू अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? जॉन डवसन, या फिर नोगुरेंद्री, या फिर डायरिच ब्रांडिस, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स, जो डायरिच ब्रांडिस हैं ये फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल हैं फॉरेस्ट इन इंडिया के। ही हेल्प द ब्रिटिश फार्मूलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। इन्होंने मदद की ब्रिटिशर को फार्मूलेट करने में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट
जो है हमारे पास 1865 का उसमें, और ही इंश्योर्ड ए सिस्टम दैट वुड अलो फॉर प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और ही सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864। ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द गोंड फॉरेस्ट कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच आर द फॉलोइंग, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, नन ऑफ द अबव। कि जो गोंड फॉरेस्ट कम्युनिटी है बिलोंग किससे करती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है द गोंड फॉरेस्ट कम्युनिटी बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और द गोंड्स आर ए सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल हु नंबर अराउंड 2 मिलियंस एंड आर नाउ फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर भी अब आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट 1878 विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉल्ड बेस्ट फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नन ऑफ दिस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट 1878 के मुताबिक कौन से फॉरेस्ट बेस्ट फॉरेस्ट कहलाते हैं, तो रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं वर कॉल्ड द बेस्ट फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट 1878। फॉरेस्ट एक्ट बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज फॉर्म्ड इन 1878, ये आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, हु अमंग द फॉलोइंग वर ए कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड वुड कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, गोंड्स, हेल्प्स, हलबास या फिर कलंग्स या फिर दूरवास। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड वुड कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर। तो जो कलंग्स थे ना, कलंग्स की बात करें, कलंग्स वर स्किल्ड कम्युनिटी ऑफ वुड कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। दे वर कंसिडर्ड वैल्यूएबल ड्यू टू देयर स्किल्स दैट वर रिक्वायर्ड टू हार्वेस्ट टीक एंड इंगेज इन अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने याद रखना है। चलिए आज का जो हमारे पास 29 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ ट्रीज वर सूटेड फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड रेलवेज। कौन सी यहाँ से जो स्पीशीज़ है ट्रीज़ की जो सूटेड है बिल्डिंग शिप्स के लिए एंड रेलवेज़ के लिए, टीक एंड साल, रोजवुड एंड साल, साल एंड सिमर या फिर टीक एंड मैगोनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स टीक एंड साल। क्या है, टीक एंड साल जो है स्पीशीज ऑफ ट्री वर सूटेड फॉर बिल्डिंग जो हमारे पास शिप्स एंड रेलवेज। ठीक है, तो 30 आपसे पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फॉरेस्ट रिवॉल्ट इन बस्तर, गुंडादर या फिर हमारे पास कानू, सिद्धू, बिरसा मुंडा। तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है गुंडादर। इन्होंने क्या किया, लेड किया फॉरेस्ट रिवॉल्ट को बस्तर में, और गुंडादर वाज ए मेंबर ऑफ विलेज जो हमारे पास निथारान है बस्तर एरिया में, विच इज़ नाउ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और ही इज़ रिपोर्टेड टू हैव बीन द लीडर ऑफ रिबेलियन इन द रीजन इन 1910। तो 1910 में ये क्या थे, लीडर थे इसके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको जो मैंने बताए। ठीक है, इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर और ऐसे लेक्चर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी हमारे पास ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, और टेलीग्राम पे आपने लर्न विद मीजू सर्च करना है, आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा, लिंक भी मैं आपको दे दूँगा कमेंट बॉक्स में। ओके, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। बाकी अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पर भी फोकस कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।